कल के मैंने अपने व्याख्यान में आप लोगों को ब्रिटेन के में विधि के शासन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विधि के शासन की व्याख्या सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन व्यवस्था के संदर्भ में डाइसी के द्वारा की गई थी। और डाइसी ये मानते हैं कि सबसे बड़ी बात जो विधि के शासन में है कि ब्रिटेन में विधि के समक्ष सभी समान है और कानूनी आधार पर या अन्य किसी आधार पर वहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। इस संदर्भ में सिर्फ राजा को एक अपवाद स्वरूप माना जा सकता है कि राजा के ऊपर कोई भी कानूनी प्रावधान ब्रिटेन में नहीं है। आज डाइसी के द्वारा दी गई व्याख्या का जो सुधार है या उसमें जो भी कमियां थी, उनका नए सिरे से जो व्याख्या है वो जेनिंग्स के द्वारा दी गई थी। और जेनिंग्स ये कहते हैं कि कुछ संदर्भों में असमानता का या अंतर जो है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भी है, और एक वो व्यावहारिक है कि ये नहीं माना जा सकता कि कानूनी आधार पर असमानता का सिद्धांत है। कुछ व्यावहारिक चीज़ें होती हैं जिन आधार पर ये ऐसी असमानता जो है वो हर शासन व्यवस्था में विद्यमान होती है। और उसका उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया था कि 20वीं शताब्दी में राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी राज्य का हो गया है, और लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप होने के कारण आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए समाज के कुछ वर्गों को के लिए विशेष प्रावधान करना राज्य का उत्तरदायित्व है या शासन का उत्तरदायित्व है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी ब्रिटिश शासन न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ब्रिटेन में वैसे तो देखा जाए तो वहाँ पे न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के अधीन होकर ही कार्य करती है, यानी वहाँ पे संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। लेकिन वहाँ पे आज भी शासन की कुशलता को आंकने की सबसे बड़ी कसौटी वहाँ की न्याय व्यवस्था है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था अन्य शासन संस्थाओं की तरह क्रमिक विकास का परिणाम है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहली है विधि का शासन। विधि का शासन क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटेन में विधि का शासन होने के नाते वहाँ पे फ्रांस या अन्य महाद्वीपीय देशों के समान प्रशासनिक कानून पद्धति नहीं है। प्रशासनिक कानून किसे कहते हैं? जिन देशों के में सामान्य कानून और प्रशासनिक कानून अलग होते हैं और उनसे संबंधित न्यायालय भी अलग होते हैं, जिनमें कि फ्रांस सर्व प्रमुख है कि वहाँ पे प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालयों का अलग प्रावधान किया गया है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ब्रिटेन में न्यायपालिका अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और उनकी नियुक्ति के संदर्भ में किसी भी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक दलबंदी नहीं है। अधिकतर न्यायाधीश अनुभवी सुप्रसिद्ध होते हैं और उनकी पदावधि की सुरक्षा की जाती है, यानी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो जीवन पर्यंत की जाती है और उन्हें समय पूर्व उनके कार्यकाल में पदस्थ नहीं किया जा सकता है। अगला है जूरी पद्धति। ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता जूरी पद्धति है। जूरी इस पद्धति का अर्थ है न्याय व्यवस्था में साधारण नागरिकों को शामिल करना। जूरी के सदस्य अपने अनुभव तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि अपराधी दोषी है या निर्दोष। इंग्लैंड में जूरियों का प्रयोग फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों में किया जाता है, यानी वहाँ पे सामान्य नागरिकों की जो उपस्थिति है वो कानूनी प्रक्रिया के संदर्भ में मान्य है। अगला है संसद की सर्वोच्चता। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। इसका आशय है कि इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन से आशय है, पहले भी मैंने आप लोग को बताया है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई भी कानून और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित कोई भी कानून अगर संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। चूँकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, इसलिए वहाँ पे कोई भी कानून जिस रूप में संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है उसका वो अंतिम रूप माना जाता है और न्यायपालिका का उस संदर्भ में हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला है असंहिताबद्ध कानून। असंहिताबद्ध कानून से आशय है कि ब्रिटेन में वहाँ के अधिकांश जो कानून है वो किसी तरह का एक किताब के रूप में नहीं मिलता है, ये संहिताबद्ध स्वरूप उनका नहीं है। इंग्लैंड की न्याय पद्धति कॉमन लॉ और स्वाभाविक न्याय पर आधारित है, ये असंहिताबद्ध हैं, किंतु इंग्लैंड का अधिकांश कानून असंहिताबद्ध है। इसका आशय है कि वहाँ पे संहिताबद्ध कानून का अस्तित्व ही नहीं है। संसद द्वारा अधिनियम तथा प्रत्यायोजित विधि निर्माण के अंतर्गत निर्मित कानून संहिताबद्ध है। अगला है एक सी न्याय पद्धति का अभाव।
कि जैसे हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है और नीचे के न्यायालयों से गए हुए विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ये है कि वहाँ ब्रिटेन के पूरे संपूर्ण देश में अलग अलग वहाँ पे न्याय पद्धति प्रचलित है। इंग्लैंड और वेल्स में एक सी पद्धति है और स्कॉटलैंड में न्यायालयों का संगठन अलग प्रकार का है और इसी प्रकार उत्तरी आयरलैंड में भी अलग प्रकार की न्याय पद्धति है। किंतु 1863 से 1876 के बीच न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए कानून पारित किए गए और उनके द्वारा न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया और देश के समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। और इसी का परिणाम है कि वहाँ पे न्यायालयों के क्षेत्राधिकार संबंधी वे कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं जो पहले थी। क्षेत्राधिकार से आशय होता है कि किसी भी न्यायालय को कितना कार्य क्षेत्र सौंपा गया है, कि कौन कौन से कार्य कौन कौन से स्तर के न्यायपालिका कर सकती हैं, ये उनके क्षेत्राधिकार में आता है। अगला है निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श। न्यायालयों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि न्यायालय सभी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल और महंगी होती है कि सामान्य व्यक्ति उसमें भागीदार नहीं हो सकता है। इसको दूर करने के लिए वहाँ पे एक अधिनियम पारित किया गया और जिसमें गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या मामूली शुल्क देकर वकीलों की सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अगला है न्याय व्यवस्था का वर्गीय सुझाव। मैजिस्ट्रेट के ऊपर के ब्रिटिश न्यायाधीश बैरिस्टरों में से चुने जाते हैं और उसके बाद उच्च मध्यम वर्ग के अनुदार पृष्ठभूमि के होते हैं। अधिकांश न्यायाधीश ऐसे हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं और जिन्होंने कभी यह नहीं जाना कि वास्तव में गरीब लोगों के साथ अन्याय किस तरह का होता है। इसलिए लास्की का कहना है कि मजदूरों व आम लोगों से उन्हें सहानुभूति नहीं हो सकती। यानी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में इस तरह के प्रावधान का अभाव है जिसमें कि सामाजिक आधार पर समानता की स्थापना की जा सके।